हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कोलार्श लॉ। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने किया था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, और ये जो हमने वेरिएशन किया था उसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया था, और वो ग्राफ था स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यदि हम बात करें तो इसका ग्राफ डाइल्यूशन पे आया था ये, और जिस ग्राफ को हमने एक्स्ट्रापोलेट किया था यहां तक, और ये जो हमें वैल्यू मिलती है दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये हमने लिया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। यदि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की यदि हम बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ आता है उसमें जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो हमें मिलती है उसके लिए ग्राफ इस टाइप से पैरेलल चला जाता है। मींस यहां से यदि हम इसको जनरलाइज करें कि एक्सपेरिमेंटली जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट कैन बी मेजर्ड, बट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट इट कैन नॉट बी मेजर्ड। सो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, सपोज हम यदि एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसका कारण क्या होता है कि एक तो ये कि इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीटेड। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसकी डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होती है। दूसरा, जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए एक्यूरेसी नहीं रहती वैल्यू में। दैट इज व्हाई जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं किया जा सकता। देन व्हाट टू डू? वीक इलेक्ट्रोलाइट की फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए एक नया लॉ एग्जिस्टेंस में आया, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलार्श लॉ, जिसको हम कोलार्श लॉ कहते हैं। कोलार्श ने क्या ऑब्जर्व किया? सपोज हमारे पास कैटायन है सोडियम एंड पोटेशियम आयन, और दो एनायन है क्लोराइड आयन एंड ब्रोमाइड आयन। इनसे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है, पहले हम सेम टाइप के एनायंस साथ लेके और डिफरेंट टाइप का कैटायन लेके हम इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, सपोज सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। इसी तरह से सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। जब इन दोनों की अलग अलग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाली गई एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उन दोनों में डिफरेंस किया गया, तो ये वैल्यू और इन दोनों की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू निकाली गई, उन दोनों में डिफरेंस निकाला गया, ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस था दैट वाज फाउंड टू बी सेम। इसका मतलब ऐसा क्यों हुआ? यहां पर क्लोराइड आयन तो सेम है, जब दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसलिए एक के इफेक्ट को दूसरे क्लोराइड आयन का इफेक्ट नलिफाई कर देता है। तो यहां ये जो डिफरेंस आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। इसी तरह यहां पर इन दोनों के आयनिक कंडक्टिविटी का इफेक्ट तो खत्म हो जाता है सब्ट्रैक्ट करने पर, तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो फिर अगेन सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की वजह से है। तो इस वजह से ये जो डिफरेंस है दैट इज फाउंड टू बी सेम। इसी तरीके से यदि हम सेम कैटायन ले, जैसे सोडियम है, सोडियम का हमने क्लोराइड लिया और सोडियम का यहां पर हम ले लेते हैं ब्रोमाइड ले लेते हैं, यहां पर सोडियम का ब्रोमाइड यहीं पर ले लेते हैं, सोडियम का ब्रोमाइड हमने इस बार यहां पर कैटायन सेम रखा है, यहां पर पोटेशियम का क्लोराइड और पोटेशियम का ब्रोमाइड ले लेते हैं। इन दोनों की भी जब हम डिफरेंस निकालते हैं आयनिक कंडक्टिविटीज का, तो ये जो दोनों डिफरेंस है अगेन दे आर फाउंड टू बी सेम।
यहां से कोलार्श ने कंक्लूड किया कि ईच आयन विल मेक देयर डेफिनेट contribution towards the limiting molar conductivity of an electrolyte। यानी हर एक इलेक्ट्रोलाइट में कि जब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं तो उसकी टोटल वैल्यू में जितने उसके आयंस होते हैं उनका एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है। यहां से फिर एक जनरलाइज स्टेटमेंट दी गई। जनरलाइज स्टेटमेंट क्या थी कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is equal to the sum of ionic conductivities of all the ions formed from one formula unit of the electrolyte suppose we have लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी उसमें सोडियम आयन की आयनिक कंडक्टिविटीज और क्लोराइड आयन की आयनिक कंडक्टिविटीज का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होगा। यानी इट इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एंड दैट ऑफ क्लोराइड आयन। सपोज यदि हम बात कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड की, तो यहां पर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ बेरियम आयन एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, परंतु एक फार्मूला यूनिट के डिसोसिएशन से हमें एक बेरियम आयन मिल रहा है, परंतु क्लोराइड आयन कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। तो इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म से। बेरियम आयन 1 मिल रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई किया, क्लोराइड आयन 2 मिल रहे हैं तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से यदि सपोज हम एल्युमिनियम सल्फेट की बात करें तो यहां पर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ एल्युमिनियम आयन एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन हो जाएगा, इन दोनों का सम। लेकिन एल्युमिनियम आयन कितने हैं? 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फेट आयन कितने हैं? 3 हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो अभी भी एज इट इज है, देन हाउ कैन वी मेजर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस में। आइए देखते हैं कि फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलार्श लॉ। कैसे? बाय नोइंग the limiting molar conductivity of some strong electrolytes। कुछ एक strong electrolytes जिनमें कॉमन आयंस होते हैं, उनका यदि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पता है, then we can calculate the limiting molar conductivity of weak electrolyte। Suppose we want to calculate the limiting molar conductivity of acetic acid। डेफिनेटली इसमें एक तो एसिटेट आयन है और एक H आयन है, दोनों की आयनिक कंडक्टिविटी का सम वो हमें एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू देगा। लेकिन हम एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर नहीं कर सकते।
फिर कैसे कर सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर सपोज 1 मान लीजिए। यदि हमें कुछ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू पता हो जिनमें ये आयंस हो, सपोज हम पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट में एसीटेट आयन है जो हमें चाहिए। एक हम ले लेते हैं सपोज HCl ले लेते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी आयनिक कंडक्टिविटीज में H आयन है जो हमें चाहिए। लेकिन जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें एसीटेट आयन और H आयन की आयनिक कंडक्टिविटीज तो मिल जाती हैं, परंतु उसमें साथ ही साथ सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, सोडियम क्लोराइड की भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू पता होनी चाहिए, ताकि इन दोनों को हम ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमें अल्टीमेटली एसीटेट आयन और H आयन की आयनिक कंडक्टिविटीज मिलेंगी। देखते हैं कैसे। ये हमें देगा एसीटेट आयन और सोडियम आयन, लेट दिस इक्वेशन नंबर इज 2। यहां से ये हमें देगा H आयन और आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ क्लोराइड आयन, और यहां से हमें मिलेगी आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। लेट दिस इक्वेशन इज 3 and 4। नाउ यहां पर जो न्यूमेरिकल्स में हमें कैसे करना है, यहां पर जो हमें इनकी वैल्यूज दी होंगी उनको हमने ऐड कर देना है। यानी हम क्या करेंगे, ऑपरेट इक्वेशन 2 and 3 इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस इक्वेशन 4 कर देंगे। इससे क्या होगा हमें अल्टीमेटली करके देखते हैं। एसीटेट आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H आयन प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन, देन सोडियम आयन एंड देन क्लोराइड आयन। सॉरी, इनको माइनस करना है, इसको माइनस करना है। तो आप देखते हैं सोडियम आयन और ये सोडियम आयन ये कैंसल आउट हो गया, ये क्लोराइड आयन और ये क्लोराइड आयन की आयनिक कंडक्टिविटी एक दूसरे को नलिफाई कर देती हैं। तो अल्टीमेटली हमें मिलता है आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन और H आयन, और एक अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 ये हमें क्या देगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस तरीके से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को कोलार्श लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी डिग्री, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें पता है जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन और उसमें से नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। यानी ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब उसको हम यहां इंप्लीमेंट करते हैं। सो अल्फा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंडक्टिविटी आपको कब मिलेगी, जब वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। यानी इसलिए नीचे क्या आ जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहां पर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी एट द गिवन कंसंट्रेशन। सो यहां पर भी इसको भी हम न्यूमेरिकल्स इस पर बेस्ड आ रहे हैं, जहां पर हमने क्या करना होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू यहां रखेंगे। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट ए गिवन कंसंट्रेशन ये हमें अलग से दी हुई होगी, तो यहां से हम अल्फा कैलकुलेट करें। थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एप्लीकेशन देखते हैं। ये वैल्यू होती है k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, वेयर c इज द गिवन कंसंट्रेशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसमें भी न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट को कैलकुलेट करेंगे, हमें अल्फा
इस एप्लीकेशन से डिटरमिन करना है। ये C गिवन होगा तो यहां से K निकल आएगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये फॉर्मूला बना कैसे। आपको याद होगा +1 में हमने इक्विलिब्रियम में एक लॉ पढ़ा था, दैट वाज द ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ, सपोज यदि हमारे पास इथेनोइक एसिड है तो इसके डिसोसिएशन से हमें मिलता है एसीटेट आयन एंड H आयन। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस इथेनोइक इज C मोल पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन, सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सपोज इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है। सो इक्विलिब्रियम स्टेज पर, एट द इक्विलिब्रियम स्टेज, सपोज 1 में से अल्फा एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो 1 में से अल्फा डिसोशिएट कर गए तो पीछे कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा रह गए। जब ये अल्फा डिसोशिएट करेंगे तो ये भी अल्फा मिलेगा और ये भी अल्फा मिलेगा, और C में से कितना हो जाएगा, C 1 माइनस अल्फा लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे, और ये कितने मिलेंगे हमें, C अल्फा एंड C अल्फा। तो अब यदि हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करें, दैट इज K इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये कितनी मोलर कंसंट्रेशन है इसकी, C अल्फा है, इसकी H आयन की C अल्फा है, और इसके कितनी है, C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से एक C कैंसिल हो गया तो ये वैल्यू आ गई C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। यहां से ये फॉर्मूला बना है, दैट इज K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। आइए देखते हैं इसकी फोर्थ एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सबसे पहले तो हम यहां इस वर्ड की डिस्कशन करेंगे। स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, ऐसे सॉल्ट्स which are soluble only to a very small extent, यानी जो बहुत कम घुलते हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, जैसे बेरियम सल्फेट है, जैसे लेड सल्फेट है। तो ये सॉल्ट्स क्या होते हैं, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन देखने वाली है कि एट सैचुरेशन स्टेज their concentration becomes equal to the solubility of the salt, यानी सैचुरेशन स्टेज पर जो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी वही उस सॉल्ट की मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होगी। हमें पता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी into 1000 by molarity. Molarity means concentration. So at saturation stage ये जो concentration है this is equal to the solubility of the sparingly soluble salt, और इस saturation stage पर आपको maximum number of ions मिलते हैं, इससे ज्यादा और ions नहीं मिलेंगे। यानी उस स्टेज पर जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, यानी इट इज इक्वल टू K इंटू 1000 बाई सोल्यूबिलिटी। सो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पता हो और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता हो उस सॉल्ट की, सो वी कैन डिटरमिन द solubility. So solubility क्या हो जाएगा, specific conductivity into 1000 by limiting molar conductivity। तो इस तरीके से आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस sparingly soluble salt की solubility को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों कोलार्श लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी कोलार्श लॉ और उसकी एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे।
थैंक यू।